फ्रेंड्स, मैं नुपुर तेजस्वी आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे शो डेली डोज पर। आज हम 30 जून के करंट अफेयर्स पर डिस्कस करेंगे और साथ ही उनकी डिटेल जानकारी भी देंगे। आज की पीडीएफ फाइल के लिए आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और डेली की पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया गया। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज 30 जून के करंट अफेयर्स। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 14वां राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस दिन मनाया गया? ठीक है, इसका आंसर है ए। आंसर सही हमारा 29 जून को। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया। साथ ही बता दें 29 जून 2020 को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा देश भर में 14वां सांख्यिकी दिवस मनाया गया और इस दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य है सामाजिक आर्थिक नियोजन और नीति निर्माण से सांख्यिकी के महत्व के बारे में सार्वजनिक जागरूकता पैदा करने के लिए इस सांख्यिकी दिवस को मनाया जाता है। ठीक है, और इस दिवस को किस उद्देश्य से मनाया जाता है? यह दिवस प्रसिद्ध सांख्यिकीविद प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती पर मनाया जाता है। जो प्रोफेसर पीसी महालनोबिस जो थे, महालनोबिस जो का जन्म हुआ था 29 जून 1893 में, इन्हीं के जयंती पर इस राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस को मनाया जाता है। ठीक है, और भारतवर्ष में 2007 में प्रतिवर्ष 29 जून को यह दिवस मनाने जाने की घोषणा की थी उनकी जयंती पर। ठीक, साथ ही बता दें कि प्रोफेसर पीसी महालनोबिस ने वर्ष 1934 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की थी। ठीक, तो याद रखिएगा। अब साथ ही इस साल 2020 की थीम के बारे में जान लेते हैं। थीम है SDG 3। SDG 3 स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करे एवं सभी उम्र के कल्याण को बढ़ावा दे, यह। और दूसरा है SDG 5 लैंगिक समानता हासिल करे और सभी महिलाओं तथा लड़कियों को अधिकार संपन्न बनाए। ये इस साल 2020 की थीम है। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है और ये जो सांख्यिकी दिवस है इस साल का 14 नंबर का सांख्यिकी दिवस मनाया गया। किसकी याद में मनाया जाता है? प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस के जयंती के दिवस में मनाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इतना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य ने कोविड-19 के लिए भारत का पहला प्लाज्मा बैंक शुरू करने की योजना बनाई है? इसका आंसर है डी। आंसर सही हमारा दिल्ली में। दिल्ली राज्य ने कोविड-19 के लिए भारत का पहला प्लाज्मा बैंक शुरू करने की फैसला किया है और साथ ही यह दिल्ली के इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बालियारी साइंसेस में स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निर्माण के अंतिम चरण में से चर्चा में रहे एशिया की सबसे बड़ी 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप की स्थापना कहाँ की जा रही है? इसका आंसर है ए। आंसर सही है हमारा मुक्तेश्वर, नैनीताल, उत्तराखंड में किया जा रहा है। मुक्तेश्वर स्थित देवस्थल में एशिया की सबसे बड़ी 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप की स्थापना लगभग पूरी हो चुकी है और करीब 10 करोड़ की लागत के स्थापित हो रही दूरबीन का कार्य अंतिम चरण में है। इसके कार्य योजना के लिए भारत, बेल्जियम और कनाडा के वैज्ञानिक ऑनलाइन इस पर डिस्कस करेंगे। और इसके साथ ही बता दें, बेल्गो इंडियन नेटवर्क फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स प्रोजेक्ट के तहत साल 2012 में ILMT के लिए एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया। इसमें भारत, बेल्जियम के साथ कनाडा संयुक्त भागीदार बना। दूरबीन स्थापित करने के लिए यूरोपियन देशों ने नैनीताल स्थित आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान एवं शोध संस्थान के अधीन देव स्थल पर अंतिम मुहर लगाई थी और करीब 8 साल बाद यह प्रक्रिया अंतिम चरण में है। ठीक है, तो दोस्तों कहाँ पर बन रहा है यह 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप? मुक्तेश्वर में। ठीक है, मुक्तेश्वर, नैनीताल, उत्तराखंड में बन रहा है। और कौन कौन देश बहुत शामिल है इसमें? भारत, बेल्जियम और कनाडा के देश के वैज्ञानिक शामिल हैं। ठीक है, करीब 10 करोड़ की लागत इसमें आई है। ठीक है, और अंतिम चरण में है अभी। ओके, और इतना याद रखिएगा। इसके साथ ही बता दें कि इसकी शुरुआत 2012 में हुई थी। ठीक है, और अभी अंतिम चरण में है। इसके साथ ही बता दें कि क्या है लिक्विड मिरर दूरबीन। ठीक,
लिक्विड मिरर दूरबीन सीमित आकाशीय क्षेत्र में लंबे अध्ययन के लिए प्रयोग होती है और दुनिया में फिलहाल यह अभी चिली और कनाडा में के पास ही है। ठीक है, किसके पास है? चिली और कनाडा के पास है इस तरह की दूरबीन। लेंस में मरकरी इस्तेमाल होने से यह दर्पण की तर्ज पर काम करता है। इससे टकराकर लौटने वाले प्रकाश को कैमरे में कैद कर लिए अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसे लिक्विड मिरर दूरबीन कहा जाता है। इसके तहत किसी तारामंडल या समूहों पर 5 वर्ष तक नजर रखी जाती है। इससे ब्रह्मांड को और करीब से जानने का मौका मिलेगा। ठीक है, ओके, तो समझ आ गया लिक्विड मिरर दूरबीन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत ने चीन से संबंध रखने वाले कितने मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसका आंसर है सी, आंसर सही है हमारा। 59 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है भारत ने। चीन से संबंध रखने वाले जितने भी मोबाइल ऐप थे 59, उसको उन पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो दोस्तों, भारत सरकार ने लद्दाख क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीनी सैनिकों के साथ मौजूदा तनावपूर्ण स्थिति के बीच यह निर्णय लिया है कि भारत सरकार ने चीन से संबंध रखने वाले 59 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, और इसके साथ ही सबसे ज़्यादा लोकप्रिय क्या था? टिकटॉक और यूसी ब्राउज़र जैसे ऐप पर उन्होंने उसके साथ मिलाकर 59 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाया है भारत सरकार के द्वारा। इसके साथ ही बता दें, प्रतिबंधित सूची में वीचैट, वीगो लाइव, हेलो, लाइकी, कैम स्कैनर, वीगो वीडियो, MI वीडियो कॉल और Xiaomi MI कम्युनिटी, क्लैश ऑफ किंग्स के साथ ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म क्लब, फैक्ट्री और सियान शामिल है। ठीक है, ऐसे में इन फैसले से चीनी प्रौद्योगिकी कंपनियों की बड़ी सफाई कर दी है। ठीक है, भारत में टिकटॉक के 20 करोड़ से भी अधिक उपयोगकर्ता थे, जबकि Xiaomi सबसे बड़ा मोबाइल ब्रांड है। ठीक, अलीबाबा का यूजी ब्राउज़र एक मोबाइल इंटरनेट ब्राउज़र है जो 2009 में भारत में उपलब्ध है। इसका दावा है कि सितंबर 2019 में दुनिया भर चीन को छोड़कर उसके 1.1 अरब उपयोगकर्ता था, जिसमें आधे भारत से थे। तो इस तरह से भारत सरकार के द्वारा 59 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाने से काफ़ी प्रभाव पड़ेगा चीनी कंपनियों को। ठीक है, तो दोस्तों, अच्छा कदम उठाया गया है भारत सरकार के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री के द्वारा प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम में सांस्कृतिक सद्भाव मंडप का शिलान्यास किया गया? इसका आंसर है सी, आंसर सही है, रामपुर में। ठीक, रामपुर में उत्तर प्रदेश के रामपुर पर केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री के द्वारा प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम सांस्कृतिक सद्भाव मंडप का शिलान्यास किया गया। दोस्तों, इस फोटो से आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने रामपुर यूपी के नुमाइश ग्राउंड के केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत 92 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले बहुउद्देशीय सांस्कृतिक सद्भाव मंडप का शिलान्यास किया। और इस सांस्कृतिक सद्भाव मंडप में कौशल विकास की ट्रेनिंग, विभिन्न आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक गतिविधियां, कोचिंग, कोरोना जैसी आपदा में लोगों की राहत देने की व्यवस्था एवं खेल कूद की गतिविधियां शामिल रहेंगी। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल की पूर्ण बैठक किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई? इसका आंसर है डी, आंसर सही है हमारा, चीन देश की अध्यक्षता में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल की अध्यक्षता की गई। साथ ही बता दें, हाल ही में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल की पूर्ण बैठक चीन की अध्यक्षता में की गई और इस अधिवेशन में राष्ट्रीय जांच एजेंसी और प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों में आतंकी वित्त पोषण के रोकथाम हेतु एक विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। ठीक है, साथ ही बता दें, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स वित्तीय कार्रवाई कार्यबल की स्थापना हुई थी 1889 में, एक अंतर सरकारी निकाय के रूप में हुई थी। और वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उद्देश्य है मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकी वित्त पोषण जैसे खतरों से निपटना और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता के लिए अन्य कानूनी, विनियामक और परिचालन उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। फ्रांस के राष्ट्रपति हैं जियांग मिन लियू। ठीक है, और सदस्यता है
1939। ठीक है, तो दोस्तों ये याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने किस शहर को देश का 51वां राज्य बनाने के प्रावधान वाला विधेयक पारित किया? ठीक है, इसका आंसर है सी, आंसर सही है वाशिंगटन डीसी को। अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने वाशिंगटन डीसी को देश का 51वां राज्य बनाने का प्रावधान वाला विधेयक पारित किया है और सदन ने वाशिंगटन डीसी को राज्य बनाने के पक्ष में 332 जबकि विरोध में 180 मत पड़े। ठीक है, ऐसा पहली बार हुआ है कि पूरे सदन में वाशिंगटन डीसी को राज्य का दर्जा देने से जुड़े विधेयक पर मतदान करने की अनुमति दी गई है। अगला क्वेश्चन है, मिशेल मार्टिन किस देश के प्रधानमंत्री बने? इसका आंसर है सी, आंसर सही है हमारा आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने मिशेल मार्टिन। ये है मिशेल मार्टिन, जिनको हाल ही में आयरलैंड के प्रधानमंत्री चुना गया है। और साथ ही बता दें, उन्होंने भारतीय मूल के लियो वडरकर का स्थान लिया। उन्हें अब उप प्रधानमंत्री बना दिया। पूर्व प्रधानमंत्री लियो वडरकर को देश का उप प्रधानमंत्री बना दिया गया है। ठीक है, वर्ष 2011 से फियाना फेल पार्टी के लीडर रहे हैं मिशेल मार्टिन। ठीक, वह देश के 3 राजनीतिक पार्टी फियाना फेल, फाइन गेल तथा ग्रीन पार्टी के ऐतिहासिक संयुक्त गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। मिशेल मार्टिन वर्ष 2022 तक देश के प्रधानमंत्री रहेंगे। ठीक है दोस्तों, इतना याद रखिएगा। मिशेल मार्टिन बने आयरलैंड के प्रधानमंत्री। उन्होंने लियो वडरकर का स्थान लिया और लियो वडरकर उप प्रधानमंत्री बन गए और वे फियाना फेल पार्टी के लीडर हैं। ठीक, इतना याद रखिएगा। किस राज्य सरकार ने कुपोषण और मातृ मृत्यु दर से मुकाबला करने हेतु मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना की शुरुआत की? इसका आंसर है सी, आंसर सही है त्रिपुरा राज्य सरकार ने कुपोषण और मातृ मृत्यु दर से मुकाबला करने हेतु मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सरकार द्वारा प्रदान की जा रही किट से कम 40,000 महिलाओं को लाभ होगा और इसके साथ ही इस किट का मूल्य लगभग 500 रुपये प्रति किट होगा। ठीक है, जिसमें तकरीबन हर वर्ष 8 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी राज्य सरकार को। ठीक है, और त्रिपुरा राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना की शुरुआत की कुपोषण और मातृ मृत्यु दर की मुकाबला करने के लिए। ठीक, इतना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने किसानों के घर के निकट मिट्टी की निःशुल्क जांच के लिए 5 मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशाला की शुरुआत की? इसका आंसर है डी, आंसर सही है हमारा राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड ने। राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड ने किसानों को उनके घर के पास ही मिट्टी के नमूनों को निःशुल्क परीक्षण के लिए जांच चलती फिरती मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में शुरू की है। इससे देश में मिट्टी के परीक्षण की सुविधा का विकास होगा और किसानों को उर्वरकों के उपयुक्त उपयोग की प्रेरणा मिलेगी। राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक VN दत्त ने नोएडा में कंपनी के कॉर्पोरेट कार्यालय में पहली मोबाइल प्रयोगशाला को हरी झंडी दिखाई। ये है जिसमें राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड द्वारा यह बस तैयार किया गया है, जिसमें मृदा परीक्षण प्रयोगशाला है ये। ठीक है सब। इसके साथ ही बता दें, इस मोबाइल प्रयोगशाला में मिट्टी के परीक्षण के लिए अत्याधुनिक उपकरण लगे हुए हैं जिनसे मिट्टी में पोषक तत्वों का पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा इनमें किसानों को कृषि से संबंधित विभिन्न विषयों से जानकारी देने के लिए ऑडियो विजुअल प्रणाली भी लगी हुई है। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की इस मोबाइल प्रयोगशाला के अलावा कंपनी देश भर में अपनी 6 अन्य प्रयोगशालाओं के जरिए भी किसानों की मदद कर रही है। इन सभी प्रयोगशाला वर्ष 2019-20 में मिट्टी के 25,000 से अधिक नमूनों का निःशुल्क परीक्षण किया गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज योजना की शुरुआत की? इसका आंसर है बी, आंसर सही है हमारा हरसिमरत कौर बादल ने। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्रीमती हरसिमरत कौर बादल ने 29 जून 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान के एक भाग के रूप में PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस योजना की शुरुआत की और इस योजना में कुल 35,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा और इसमें से 9 लाख कुशल और अर्धकुशल रोजगार सृजित होंगे।
सूचना और प्रशिक्षण, बेहतर प्रदर्शन और औपचारिकता तक पहुंच के माध्यम से 8 लाख इकाइयों को लाभ होगा इसके माध्यम से। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा हरितहारम कार्यक्रम के 6ठे चरण के शुभारंभ किया गया? इसका आंसर है सी आंसर सही है हमारा, तेलंगाना। तेलंगाना राज्य सरकार ने हरितहारम कार्यक्रम 6ठे चरण के दौरान लगभग 30 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे और राज्य में यह वृक्षारोपण कार्यक्रम बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करने में मदद करेगा। तेलंगाना का हरितहारम कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित व्यापक वृक्षारोपण कार्यक्रम है, जिसके तहत राज्य में वृक्षों के क्षेत्र में 24% से बढ़ाकर 33% करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। तेलंगाना का गठन एक भौगोलिक और राजनीतिक इकाई के रूप में 2 जून 2014 को भारत के 29वें राज्य के रूप में किया गया था। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च का भारतीय अर्थव्यवस्था के चालू वित्त वर्ष 2020-21 में निम्न में से कितने प्रतिशत सिकुड़ने का अनुमान है? इसका आंसर है ए आंसर सही है हमारा, 5.3% सिकुड़ने का अनुमान है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 600 मेगावाट की खोलागच्छू बिजली परियोजना पर आपस में समझौता किया गया? इसका आंसर है बी आंसर सही है हमारा, भूटान। भारत और भूटान के संयुक्त उपक्रम वाली 600 मेगावाट की खोलागच्छू पन बिजली परियोजना के लिए करार किया गया और भूटानी सरकार और खोलागच्छू हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड के बीच परियोजना के लिए समझौते पर विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके भूटानी समकक्ष तांडी तोरजी की डिजिटल उपस्थिति में दस्तखत किए। पूर्वी भूटान के त्रासियांसे जिले में खोलागच्छू नदी के निचले हिस्से में 600 मेगावाट की यह परियोजना शुरू की जाएगी। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हुई वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट को किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? इसका आंसर है बी आंसर सही है हमारा, संयुक्त राष्ट्र शिक्षा वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के द्वारा वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट को जारी किया जाता है। यूनेस्को की डिटेल्स है, यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस फ्रांस में, प्रमुख है ऑड्रे अजोले और इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 में। तो दोस्तों ये तो था 30 जून के करंट अफेयर जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। चलिए 29 जून के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम आकार के उद्यमों का दिवस मनाया जाता है 27 जून को। नौसेना ने शामिल किए जाने वाली चर्चा में रहे मारिच क्या है? एक उन्नत टॉर्पीडो विध्वंसक प्रणाली है मारिच। कोविड-19 के मद्देनजर विधि मंत्रालय ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव में डाक मतपत्र मतदान आयु 80 वर्ष से घटाकर 65 वर्ष कर दिया है। ठीक है, और डिफेंस कॉन्क्लेव 2020 कहाँ किया गया? गुजरात में। किस देश के द्वारा मानव तस्करी संदर्भ में जारी मानव तस्करी रिपोर्ट 2020 जारी किया गया? वह देश है अमेरिका। किस मंत्रालय ने 28 जून और से 12 जुलाई तक संकल्प पर्व के तहत वृक्षारोपण की जाने की घोषणा की? वह मंत्रालय है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल अभियान किस संस्था द्वारा शुरू की गई? नीति आयोग के द्वारा। किस राज्य सरकार ने महापरवाना योजना का शुभारंभ किया? महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। विश्व बैंक द्वारा भारत की टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेज प्रोग्राम स्टार्स के लिए कितने करोड़ का लोन स्वीकृत किया गया है? 500 करोड़ डॉलर का। दुनिया का पहला गोल्ड समर्थित डिजिटल गोल्ड करेंसी किस देश में लॉन्च हुआ? भारत में। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत शिशु ऋणों की त्वरित अदायगी पर 12 माह की अवधि के लिए कितने प्रतिशत का ब्याज सब्सिडी को मंजूरी दी है? 2% का। और स्विस बैंक के न्यूनतम आंकड़ों के अनुसार स्विस बैंकों में जमा राशि के संदर्भ में भारत कौन सा स्थान है? 77वां स्थान है। इसके साथ ही सरकार के द्वारा सभी शहरी सहकारी बैंकों और बहुराजकीय सहकारी बैंकों को रिजर्व बैंक की निगरानी में लाने के किस अध्यादेश को मंजूरी दी? बैंकिंग नियमन संशोधन अध्यादेश 2020 को मंजूरी दी है। और ब्रिटेन के द्वारा स्कीपिंग सिख के नाम से मशहूर किस सिख को पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? उनका नाम है राजेंद्र सिंह। और किसे बेट पुरस्कार के लिए 20वें संस्करण में मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? उनका नाम है पॉप स्टार बियॉन्से। तो दोस्तों ये तो था
30 जून के करंट अफेयर जिसके बारे में आज हमने डिस्कस किया। आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और डेली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड डे, बाय, थैंक यू।